तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे अपने बाइक के बारे में। मेरा नाम है रजनीकांत और मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये गाड़ी मैंने ऑलरेडी 4 महीने पहले ली थी। ये सितंबर में लिया था और अभी दिसंबर ख़त्म होने वाला है। तो कुछ लोगों को ज़रूरत थी कि जानना था कि उन्हें सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी आई और बाकी की डिटेल्स के लिए उन्होंने कमेंट सेक्शन में मैसेज किया था। तो सर्विस कॉस्ट की मैं बात बता दूं, इससे पहले मैं वीडियो डालने वाला था बट कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसके चक्कर में मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट जो मुझे फर्स्ट सर्विस जो फ्री सर्विस पड़ी है वो 3200 पड़ी है, फ्री सर्विस में है। तो जब पेड सर्विस होगी तो वो ऑलमोस्ट आपको समझिए कि 4000 के ऊपर जाएगी, कम से कम 600-700 या 1000 रुपीज़ का एडिशनल कॉस्ट उसमें ऐड होगा। एंड ये सर्विस थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रॉयल इनफील्ड वगैरह में और होंडा वगैरह में भी आप देखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा है, बट 650 सीसी के हिसाब से शायद ओके होगा। आप लोग को अगर पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस गाड़ी में जो टोटल 1000 किलोमीटर के बाद मैंने आपको सर्विस कॉस्ट बता दिया है और उसके बाद लोगों ने मुझे कुछ पूछा था कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि ये जो गाड़ी है आपकी जावा के शोरूम में बिकती है और आपको सर्विसिंग वहीं पे करानी है। अभी क्या है कि जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है उन्होंने जो उनके टेक्निकल बंदे होते हैं उनकी ट्रेनिंग बीएसए वालों ने की है और आपको सर्विस सेंटर के साइज़ के हिसाब से 1 या 2 बंदे बीएसए को हैंडल करने के लिए एक्सक्लूसिव मिल जाएंगे, जो वो दो जावा भी देखते हैं और ये भी देखते हैं। मोस्टली पार्ट्स और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं क्योंकि सेम कंपनीज है, बट जैसी सर्विसिंग करके दी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्विसिंग वगैरह में बहुत ही अच्छा था। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे सबसे मेन पॉइंट की जिसके लिए कमेंट्स आए थे, इंजन इमोबिलाइज़र का इशू है। तो आप इधर आके देखेंगे अगर, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि ये गाड़ी जाते जाते रास्ते में बंद हो गई थी और गाड़ी बंद हो गई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। यहाँ पे ब्लिंकर में लाइट जलना शुरू हो गया था। मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया, शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये बहुत पहले से था। आप मतलब बाहर यूके में गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी उसमें भी ये प्रॉब्लम्स थे छोटे मोटे, तो मेरा भी सेम प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने सर्विस सेंटर में फ़ोन करके उन्हें बुलाया और उन्हें संडे मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, वो ट्यूसडे को आए थे 2 दिन बाद। वो तो लकीली मेरे फ्रेंड के यहाँ ये गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने वहाँ पार्क कर दिया था। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बट मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। जब वो सर्विस सेंटर जब इसको पिक करने जा रहे थे तभी मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था। तो मुझे 2 चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो लोग लेके गए गाड़ी ट्यूसडे को और उसमें जो चेंजेस वगैरह किए हैं उन्होंने जो मुझे बताया कि यहाँ से जो इंजन इमोबिलाइज़र का जो वायरिंग जाती है जो यहाँ से और बैक में कनेक्ट होती है, उन्होंने बोला कि उन्होंने वो रिप्लेस किया है, वो फॉल्टी था। और दूसरा चीज़ कि इसके इंटरनल सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स किए हैं ताकि वो इशू दोबारा ना आए। और वो फर्स्ट इंसिडेंट के बाद से अभी तक ये गाड़ी एक बार भी बंद नहीं हुई है। सेकंड चीज़ कि मैं आपको बता दूं, अगर इन केस आपको सेम प्रॉब्लम फेस होता है, कहीं दूर आप गए हो ट्रैवल के लिए, वहाँ पे अगर आपको सेम चीज़ होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करिए। यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स होता है और फ्यूज़ बॉक्स में आपके पास जितने भी फ्यूज़ेस हैं आप सिर्फ उसे अनप्लग करिए, वापस प्लग इन करिए और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने किसी कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, यूके का किसी बंदे ने रिकमेंड किया था तो मैंने ट्राई किया था और वो हो गया था। बट फिर भी वो गाड़ी मैंने भेज दी और उन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने वायरिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तो आप भी वो करा लीजिएगा इन केस अगर सेम प्रॉब्लम फेस होती है तो ये था इंजन इमोबिलाइज़र का इशू। उसके लिए मुझे कंपनी ने कुछ भी चार्ज नहीं किया, वो अंडर वारंटी सब कुछ था। तो गाड़ी मेरी गई, हाँ वो 1 हफ्ते तक वहाँ पे गाड़ी थी क्योंकि बहुत सारे चीज़ें वो पार्ट्स आने में अभी टाइम लगते हैं। इस गाड़ी के नया मॉडल है और बाकी तो उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, उसके बाद से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका वेट अब मुझे उतना फील होता ही नहीं है कि ये 220 किलो की गाड़ी है। हाँ, कभी आप टर्निंग में अगर ब्रेक मारेंगे तो आपको ज़रूर फील होगा और टर्निंग इसका रेडियस बड़ा है
और बड़ा होना भी चाहिए। अगर 250 किलो की गाड़ी है, ऑलमोस्ट 220 kg की गाड़ी है, तो टर्निंग रेडियस आपको बड़ा ही चाहिए होता है, क्योंकि अगर टर्निंग बहुत ही शार्प होगा तो ब्रेक मारते हुए गाड़ी पलट जाएगी। तो डिज़ाइन वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है, चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। और 4 महीने बाद भी अब मुझे लगता है कि ये गाड़ी एक मतलब मेरे लिए तो बहुत ही सही। इसका सबसे ख़ास बात मैं बताऊँगा, इसका सीट, इसकी सीट इतनी चौड़ी है कि आप मतलब आपको चलाने में मज़ा आ जाएगा। और प्लस क्या, पिलियन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ग्रैब रेल नहीं है, लेकिन आपको लगवाना पड़ सकता है। ये था गाड़ी का बात जो आप लोगों ने बहुत टाइम से वीडियो रिक्वेस्ट की थी। और भी कुछ चीज़ें हुई हैं इसके साथ, जो मैं हम्पी ट्रिप पे गया था, और कुछ पार्ट्स भी मुझे चेंज कराने पड़े थे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो मैं इसको यहीं पे कट करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्विस चार्जेस और सर्विस की क्वालिटी, और जो इंजन इमोबिलाइज़र इशू था उसका प्रॉब्लम। तो सारी चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट तो मतलब करा ली है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आपका जैसे होंडा या फिर किसी और ब्रांड में जाएंगे आप, रॉयल इनफील्ड या इवन टीवीएस या सुजुकी में भी जाएंगे, तो वहाँ पे चीज़ें जल्दी फास्ट होती हैं। बट आपको पता ही नई गाड़ी है, उतना इंडिया में तो अभी टाइम लगेगा, बट हो सकता है 6 महीने बाद चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। बट इस गाड़ी की अगर एक्सपेक्टेशन आप इसको चलाने और फील के लिए आप देखेंगे तो ये 110% परफॉर्म करेगी। मुझे यहाँ पे कभी भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ और बहुत ही मज़ा आता है चलाने में। बहुत ही फ्लिक करती है गाड़ी, लेफ़्ट राइट कैसे भी आप इसको स्विंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंजन शानदार है, इंजन कभी भी आपको कहीं भी लैग फील होने ही नहीं देगा, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। और टायर्स भी इसके ज़बरदस्त है। और इवन ब्रेक के लिए तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि इतनी स्पीड पे जाने के बाद भी गाड़ियाँ बहुत ही आराम से रुकती हैं, काफ़ी कंट्रोल में रहती है। और सीटिंग पोस्चर बहुत ही बेहतरीन है। मैंने इसको हम्पी में चलाया, ऑलमोस्ट 10-12 घंटे चलाया है, और मुझे कोई पेन कोई कुछ भी फील नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा एक टायर्डनेस आफ्टर 10 आवर्स के बाद मुझे लगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं था कि मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, क्योंकि इससे पहले मैं दूसरी गाड़ियाँ चलाता था जैसे रॉयल इनफील्ड वगैरह, तो उसमें क्या है, उसमें भी टायर्डनेस उतनी नहीं होती थी, बट वो गाड़ियाँ क्या है ज़्यादा दूर तक उतनी जाती नहीं थी। बट ये गाड़ी से आप मतलब 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर, इवन अगर आप अच्छे राइडर हो तो सकता है 600-700 किलोमीटर भी वन डे में राइड कर सकते हो। सीट काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें थोड़ा सा अगर लोगों को अपने हिसाब से इसमें कुशन वगैरह अपना लगाना जो भी होगा वो करवा सकते हैं। मेरे लिए तो ये ठीक है, क्योंकि मेरा वज़न कम है। इसका जो प्रॉपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है वो मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, और कुछ जैसे निगेटिव मैं आपको एक लास्ट जाते जाते बता देता हूँ आपके। तो यहाँ पे कुछ निगेटिव बात की मैं जो बात कर रहा था, तो इसमें एक तो है कि आपको यहाँ पे फ्यूल गेज तो है कि कितना आपको फ्यूल बार दिखाता है, बट वो एक्यूरेट नहीं है। वो आप कभी देखोगे तो हो सकता है आपको 6-7 बार्स दिखा दे, कभी 1 बार 2 बार दिखाता है, 1 घंटे बाद फिर से बार बढ़ जाता है, तो वो एक्यूरेट है नहीं। और दूसरा यहाँ पे एम्प्टी टू लास्ट तो है नहीं, कि मतलब कि कितना जाने के बाद टैंक ख़त्म होगा, कितना किलोमीटर की रेंज है वो नहीं दिखाता। तो ये 2 चीज़ प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम है इसका टैंक। ये सिर्फ 12 लीटर का टैंक है, और अगर मैं मतलब सिटी में या कहीं हाईवे पे भी ड्राइव करूँ तो मुझे हमेशा पैनिक रहता है कि 200 किलोमीटर के बाद मुझे रिफ़िल करना ही करना है, क्योंकि बाकी तो सब रिज़र्व में चला जाता है। हम्पी ट्रिप में भी मैं दोस्तों के साथ था, तो मुझे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पेट्रोल भराना पड़ा कंपेयर टू जो मेरे फ्रेंड्स थे। तो ये एक चीज़ थोड़ा निगेटिव इसमें। एटलीस्ट मुझे लगता है कि और 3 लीटर का कैपेसिटी देना चाहिए था, एटलीस्ट 15 लीटर जाना, तो कि 300 का रेंज पार करे। टैंक के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम लगी मुझे, जो हाल फिलहाल में मैंने फेस किया है, इसका ट्यूब टायर। यार 220 किलो 230 किलो की गाड़ी बना के ट्यूब टायर दे देते हो, उसमें कौन मैकेनिक यहाँ पे ठीक करने आने वाला। आज की डेट में तो मेरे ख्याल से पंचर शॉप में भी ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है। लोग क्विक वाला, वही आपको ट्यूबलेस वाले में ही तो फटाक से करके दे देंगे। ट्यूब टायर खोलने के लिए इतना मुश्किल है। एक तो ये ट्यूबलेस टायर है, उसके अंदर में ट्यूब दिया हुआ है, उसके साथ ये प्रॉब्लम, इसमें सेंटर स्टैंड है ही नहीं। बिना सेंटर स्टैंड के अगर कहीं रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो गया, आप क्या करोगे? ना ढकेल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो ये तो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। अगर आपको ये सब हेडेक नहीं चाहिए
तो आप इसको कैसे भी करके ट्यूबलेस में कन्वर्ट कराइए, क्योंकि मैं तो एक बार झेल चुका हूँ। मैं तो गाड़ी तो खींच भी नहीं सकता, लेकिन लकली कि पंचर हो चुके थे, मतलब कुछ कील गड़ गई थी और मेरे घर पे आके मैंने पार्क किया और हवा पूरा निकल गया। और पंचर वाले को ला के मैंने जब बनवाया तो उसने काफ़ी हैवी चार्ज किया, बट क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी को तो पंचर बनाने में मुश्किल होती है। मैं उसका भी एक छोटा सा क्लिप डाल दूँगा कितना मुश्किल से उन्होंने पंचर बनाया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी इतने चार्ज करी, 4,05,000 के आसपास मैंने इसको पे किया है, तो फिर उसके बाद इतना हेडेक क्यों लेना है। अगर कहीं ट्रिप में गाड़ी बंद हो जाए तो फिर तो आप अकेले हो तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये 2-3 चीज़ें मेजर प्रॉब्लम है, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन मेरा जो बाकी का चीज़ है इस गाड़ी के लिए बहुत ही शानदार है और मुझे बहुत पसंद है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर कोई सवाल होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस के लिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप लाइक कर सकते हैं इसको और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।